कहते हैं कि इंसान चाहे किसी रेगिस्तान में हो या फिर किसी जंग के मैदान में, एक उसूल उसके लिए कभी नहीं बदलता। वो है जिंदा रहने का उसूल। दोस्तों, ये एक छोटी सी सीरीज है, 6 एपिसोड्स है। सर्वाइवल कहानी है एक लड़की लिव की, जो अलास्का के जंगलों में प्लेन क्रैश के बाद खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी और सब्सक्राइब करना ना भूले। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम लिव रिवेरा नामी एक औरत को देखते हैं। लिव हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। अभी आपके लिए ये अजनबी होगी, मगर अंत में आपको ये काफी पसंद आने वाली है। लिव न्यूयॉर्क में रहती है, पेशे से एक लॉयर है, काफी कामयाब भी है, मगर फिर भी लिव की जिंदगी में कुछ कमी है। लिव के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। इस समय वो कनाडा जा रही है। अब वहां जाने की वजह क्या है, ये बाद में हमें पता चलेगा। वैसे भी ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। अब इंतजार करते करते उसे अपने कोवर्कर रूथ की कॉल आती है। वैसे तो आने से पहले लिव ने रूथ को एक मेल किया था कि उसे शहर से बाहर जाना है, मगर रूथ को उसकी फिक्र थी, क्योंकि लिव कभी भी ऐसे नहीं चाहती, बल्कि वो अपना ज्यादातर समय काम को ही देती है। अब शुरुआत के बातचीत से हम जान पाते हैं कि लिव थोड़ी सी सख्त मिजाज वाली है। जैसे कॉल पर वो रूथ को अपने जाने की साफ साफ वजह नहीं बताती, बस कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, वापस आने के बाद हम काम की बात करेंगे और तुम मेरी फिक्र ना करना। खैर, रूथ डैनी नामी एक लड़के की बात करती है कि तुम वैसे भी यहाँ नहीं रहोगी, तो क्या मैं उसे काम पर बुला लूं? लिव के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, वो एक अच्छा लॉयर है। ये कहकर वो कॉल काट देती है। वैसे डैनी अभी हमारे लिए अनजान है, पर जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे ही हम सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जान लेंगे। लिव कॉल काट देती है। काफी इंतजार करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर जाती है तो उसे बताया जाता है कि माफ करना, मगर खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये जानकर लिव को अच्छा नहीं लगता। वो किसी भी हाल में एनुविक पहुंचना चाहती थी। उसका कहना था कि मुझे किसी से मिलना है और उससे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि आप उन्हें कॉल करके बताएं, जिस पर लिव कहती है कि मैं कॉल नहीं कर सकती। वो औरत उससे माफी मांगती है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको कल तक इंतजार करना होगा। कोई भी फ्लाइट आज एनुविक नहीं जा रही। खैर, उसके साथ बहस करने पर लिव को कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए वो वहीं तकी हारी बैठ जाती है। ठीक उसी समय 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे। वो प्राइवेट प्लेन में इस एयरपोर्ट से जाने वाले थे। खैर, उनमें से एक कहता है कि इस बार हमें एनुविक से भी आगे जाना है, किसी नदी के पास ना। ये सुनकर लिव जल्दी से उनके पास जाती है, उन्हें रोकती है और पूछती है कि मैंने सुना आप लोग एनुविक से भी आगे जा रहे हैं। खैर, एक का नाम सैम और दूसरे का जॉर्ज था। जॉर्ज ही पायलट था। सैम कहता है कि हाँ, हम वही जा रहे हैं। तो लिव कहती है कि मैं जानती हूँ ये सवाल आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? ये सुनकर जॉर्ज और सैम को हैरानी होती है। सैम पूछता है कि तुम तो हमें जानती तक नहीं, मगर लिव कहती है कि मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, मैं चुपचाप रहूंगी, बस मुझे तुम लोगों के साथ जाना है। मुझे किसी भी हाल में एनुविक पहुंचना होगा। मौसम की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। सैम कहता है कि माफ करना, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। लिव उन्हें पैसे देने की भी बात करती है कि मैं हर एक को $1,000 दूंगी, मगर सैम फिर भी इनकार करता है। अब लिव थी जिद्दी, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन लोगों का शोर सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है। हालात को देखते हुए सैम उसे ले जाने के लिए मान गया। सैम और जॉर्ज के पास एक छोटा जहाज था। कुछ तैयारी करने के बाद वो इस एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। लिव थोड़ी घबराई हुई थी, मगर उसका जाना शायद बहुत जरूरी था। सफर के दौरान उसकी और सैम की कुछ बातें होती है। सैम लिव से पूछता है कि सांप लग रहा है, तुम्हें उड़ना पसंद नहीं? जिस पर लिव जवाब देती है कि हाँ, मुझे गिरना पसंद नहीं। लिव सैम से काम के बारे में पूछती है। सैम कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करता हूँ। जिस पर लिव कहती है कि तुम्हारा काम तो मुझसे कई ज्यादा मजेदार है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। लिव टर्बुलेंस का कारण पूछती है तो सैम बताता है कि इन दिनों गर्म और सर्द हवाएं एक दूसरे से टकराती है, ये उसी की वजह से है। कुछ देर बाद जैसे ही लिव अपना सेल फोन निकालती है
जॉर्ज उसे कहता है कि आप इसे वापस रख दे, इससे हमें समस्या आ सकती है। लिव उनकी बात मान लेती है। सैम उसे ड्रिंक ऑफर करता है कि इसे शायद घबराहट कम हो जाए, मगर लिव वो लेने से इनकार करती है। खैर सैम उसे पानी की एक बोतल और एक चॉकलेट बार देना चाहता था। लिव तो वो भी लेना नहीं चाहती थी, मगर सैम उसे कहता है कि जब हम इनुविक पहुंचेंगे वहाँ सब बंद होगा, तुम्हें भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, इसलिए ये ले लो। सैम लिव से वहाँ जाने की वजह पूछता है। लिव कहती है कि एक बोरिंग सा केस है। खैर सैम उससे और बात करना चाहता था, मगर लिव कहती है कि अब मुझे सोना है। सैम उसे और परेशान नहीं करता। लिव कुछ समय के लिए अपने आंखें बंद करती है, उसे नींद भी आ जाती है। दोस्तों ये कहानी आगे पीछे जाती रहती है, कभी लिव के बचपन में, कभी उस समय में जब वो काम पर होती थी। हमारी कोशिश यही होगी कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। खैर लिव जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, हम उसके अतीत में पहुंच जाते हैं, उस समय में जब रूथ ने उसे कॉल करके एक पार्टी में बुलाया था। लिव काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। बचपन से ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, जो थे वो भी कुलीग्स थे। खैर लिव के परिवार के बारे में काफी कुछ सामने आएगा। पार्टी में आने पर रूथ उसे डैनी से मिलवाना चाहती थी। वैसे डैनी भी एक लॉयर ही था, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रूथ को लिव की काफी फिक्र थी। ये सुनकर के रूथ ने उसे बहाने से बुलाया है ताकि वो डैनी के साथ समय बिता सके। वो वापस जाने वाली थी, मगर रूथ उसे रोक लेती है। खैर मजबूरन डैनी से वो बातचीत शुरू कर दी है। वो समझ रही थी कि रूथ यही चाहती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। ऐसा नहीं था कि लिव को डैनी पसंद नहीं था, मगर लिव की सोच थोड़ी सी अलग थी। यादों से निकलकर जैसे ही लिव की आंख खुलती है तो प्लेन क्रैश होने वाला था। वो घबरा जाती है और पूछती है कि हम इतना नीचे क्यों उड़ रहे हैं। जॉर्ज का कहना था कि मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा और हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। वो जल्दी से उन्हें सीट बेल्ट पहनने को कहता है और देखते ही देखते वो प्लेन एक झील में क्रैश हो जाता है। कुछ लम्हों के लिए लिव बेहोश हो गई। होश आने पर वो देखती है कि प्लेन पानी में उल्टा पड़ा है। अभी तक वो डूबा नहीं था। सैम घबराया हुआ था, बाकी तो वो ठीक लग रहा था, मगर जॉर्ज की हालत ठीक नहीं थी। उसके पैर में मेटल का एक टुकड़ा फंसा था। क्योंकि सैम को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो जॉर्ज की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाने में लगा था। लिव तो कोशिश कर रही थी कि वो जॉर्ज को वहां से निकाल सके, मगर इतने में सैम प्लेन का दरवाजा खोल देता है, जिससे प्लेन उलट जाता है और पानी भरने लगा। सैम इतना घबराया हुआ था कि वो प्लेन से निकल जाता है। लिव तो बहुत कोशिश करती है कि वो जॉर्ज को बचा सके, मगर अब प्लेन पानी में पूरी तरह डूब जाता है, जिससे जॉर्ज की तो मौत हो गई। लिव भी मर जाती, मगर उसे तैरना आता था, इसलिए वो ठीक समय पर प्लेन से निकल आती है। जैसे ही वो सतह पर आती है, देखती है कि सैम डूब रहा है। वो मदद के लिए आवाजें लगा रहा था, इसलिए लिव जल्दी से उसके पास आती है। पर वो कहते हैं ना कि एक डूबता हुआ इंसान अपने साथ दूसरे को भी डुबाने की कोशिश करता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो लिव को डुबाने लगा। खैर लिव उसे तैरना सिखाती है कि अपने पैरों को हिलाओ। किसी तरह दोनों किनारे पर आते हैं। लिव उसे अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सैम ने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया। किनारे पर पहुंचकर लिव देखती है कि सैम बेहोश हो चुका है। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। सैम दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि उसके पैर में मेटल का एक टुकड़ा फंसा था। लिव उसे निकालना चाहती थी, मगर सैम होश में आता है और कहता है कि नहीं, खून को किसी तरह रोको, बांध दो पैर को। लिव अपनी पूरी कोशिश करती है और पैर को एक कपड़े से बांध देती है। खून तो रुक जाता है, मगर सैम फिर से बेहोश हो गया। अब लिव मेटल के उस टुकड़े को भी निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि फिर जख्म का इलाज भी तो करना होगा। उसके पास ऐसा कुछ था नहीं, और फर्स्ट एड किट तो प्लेन के साथ ही डूब गया था। लिव को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम मर गया। वो उसकी दिल की धड़कन चेक करती है। यकीन आने पर कि वो जिंदा है, उसे राहत मिली। अब उसे मदद के लिए कॉल करनी थी। वो अपना सेल फोन चेक करती है, जिसमें नेटवर्क नहीं था। फिर वो सैम का सेल फोन चेक करती है, मगर उसमें भी नेटवर्क नहीं था। सैम के जेब में उसे एक लाइटर भी मिल जाता है। वो तो बेहोश पड़ा था। अब लिव को किसी ऊंची जगह पर जाना था जहां सिग्नल आ सके। वो सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाती है, मगर कोई सिग्नल नहीं। और ये देखकर कि उसके चारों ओर मीलों तक फैला एक वीरान जंगल है, उस पर डर हावी होने लगा, क्योंकि यहाँ से निकलना, वो भी जिंदा, किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। वो चिल्लाती बहुत है कि क्या यहाँ कोई है, मेरी मदद करो। मगर इस बड़े जंगल में
बस उसी की आवाज गूंज रही थी। थक हार के वो वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ पर सैम पड़ा था। रात होने वाली थी। वो कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है ताकि आग जला सके। सैम के जेब में उसे लाइटर तो मिला था, मगर बदकिस्मती से वो काम ही नहीं कर रहा था। इस बात से लिव निराश हो जाती है। मौसम ठंडा था, कुछ था नहीं, इसलिए वो कुछ टहनियां और पत्तों से ब्लैंकेट बना लेती है। सैम के साथ ही सो जाती है। इसी के साथ हमें उसका और डैनी का वो लम्हा दिखाया जाता है जब दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कहानी जैसे ही प्रेजेंट में आती है, सुबह हो चुकी थी। लिव उठती है। पहले तो सैम को चेक करती है, वो अभी भी बेहोश था। पास एक पेड़ था जिस पर वो एक लाइन बना देती है, मतलब ये कि उसे यहाँ 1 दिन हो चुका है। अभी वो वहाँ बैठी ही थी कि उसे सैम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उसके करीब आती है, देखती है कि सैम बहुत तकलीफ में है। लिव को लगा उसके पैर में दर्द है, मगर सैम कहता है कि नहीं मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है, मेरी मदद करो। शर्ट ऊपर करने पर लिव देखती है कि सैम को अंदरूनी चोटें आई है। हालत उसकी बहुत नाजुक थी। सैम सदमे में था। पूछता है कि जॉर्ज कहाँ है और हमारा प्लान। लिव उसे बताती है कि प्लान तो क्रैश हो चुका है, पर कोई ना कोई मदद के लिए आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका फोटोग्राफर खो गया है। आखिर वो नेशनल जियोग्राफिक वाले हैं। सैम कहता है कि मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, तुम अकेली हो। सैम के ये आखिरी शब्द होते हैं। इसी के साथ वो मर जाता है। सैम को कोने से लिव टूट सी जाती है। उस समय वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। अंत में वो एक तस्वीर लेती है। वो उसकी ओर देखने लगी और यहीं पर एपिसोड 1 का दी एंड। देखते हैं लिव इस जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या क्या करती है। ये कहानी कंटिन्यू है दोस्तों, तो जुड़े रहिए। दोस्तों ये सर्वाइवल सीरीज की ब्रीथिंग कंटिन्यू है। इस बार शुरुआत होती है लिव के अतीत से। हमें वो यादें दिखाई जाती है जब वो डैनी के साथ डिनर कर रही थी। डैनी लिव को पसंद करता था, दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है। अंत में दोनों रात भी एक साथ बिताते हैं, मगर सुबह होते ही लिव बदल सी जाती है। जैसे डैनी के साथ रात बिताना मानो जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। ऑफिस में भी डैनी जब उससे बात करने आता है तो लिव सिर्फ काम की ही बात करती है। डैनी को शक हो जाता है। वो लिव से पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, मगर लिव उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए डैनी चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट पर। लिव को यहाँ इस जंगल में झील के किनारे 1 दिन हो चुका है। सैम आज मर गया। लिव काफी उदास थी। आहिस्ता आहिस्ता अब उसे अपनी ही यादें सताने लग जाती है। कुछ यादों से उसे मदद मिलती है, कुछ से वो उम्मीद खोने लग जाती है, मगर अकेले होने की वजह से उसका दिमाग भ्रम की एक दुनिया बना लेगा। जैसे उसे अपने कानों में डैनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि प्लान को भूलना मत। वो झील के किनारे सोच रही होती है। उसे पता था प्लान के अंदर एक रेडियो है जिससे शायद वो संपर्क कर सकती है अगर वो उसे ले आए, मगर उसे लाना आसान नहीं था। वो काफी गहराई में था। वो अपना शर्ट और पैंट उतारती है। जैसे ही पानी में जाती है वो इतना ठंडा था कि वो वापस से भाग आई। वो समझ गई कि मैं तैर के नहीं जा सकती। वो सोचने लगी। फिर वो फैसला करती है कि वो लकड़ियां जमा करके एक छोटा सा राफ्ट बनाएगी। लकड़ियां तो उसे मिल जाती है, मगर उसे बांधना आसान नहीं था। पहले तो वो सैम के बेल्ट का इस्तेमाल करती है, मगर वो कम पड़ जाता है। फिर वो उस कपड़े को भी ले लेती है जो उसने सैम की टांग पर बांधा था, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो उस राफ्ट को पानी में उतारने वाली थी वो वापस से खुल जाती है। लिव थक गई थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो वहीं एक पेड़ के साए में रात बिताने के लिए बैठ जाती है। वो फिर से अपनी यादों में खोने लगी। उसे अपना वो दिन याद आता है जब उसके पिता बहुत बीमार थे। वो उसके पास गई थी। वो गुजर गए। उस रात लिव ने बहुत शराब पी रखी थी और गलती से उसने अपने ही अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। वो इतनी बेहाल हो चुकी थी कि कमरे से भी ना निकल पाई। बाद में फायर ब्रिगेड वाले उसे बचाने तो आए, मगर उसने काफी धुआं इनहेल कर लिया था। प्रेजेंट की कहानी में अब रात गुजर चुकी है। लिव को कुछ तो करना था। उसके पास पीने का पानी भी खत्म होने वाला था। एक चॉकलेट बार था जो सैम ने उसे प्लान में दिया था। इस बार वो राफ्ट के बजाय एक लकड़ी को लेती है
और उसकी मदद से उस जगह पहुंच जाती है जहां वो जहाज डूबा था। पानी बहुत ठंडा था मगर फिर भी हिम्मत करके वो नीचे जाती है। पहले तो वो अपना बैग और सैम का बैग बाहर निकालती है। उसे उम्मीद थी कि इसमें संपर्क करने के लिए कोई उपकरण जरूर होगा और इस बार उसे जाना था रेडियो लेने। उसे याद था रेडियो कहाँ है। फिर एक बार फिर से वो नीचे जाती है। प्लेन का रेडियो प्लेन के साथ ही जुड़ा होता है। पानी में उसे खोलना मुश्किल था। लिव वहाँ जॉर्ज की लाश भी देखती है। पहले से ही उसे ठंड लगी थी। उसे पता था रेडियो निकालना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल आती है मगर हाइपोथर्मिया की वजह से उस पर नींद हावी होने लगी। तभी उसे अपने पिता थॉमस की आवाज कानों में सुनाई देती है जब वो उसे स्कूल जाने के लिए जगाते थे। लिव जाग जाती है और किनारे की तरफ आने लगी। करीब पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर एक जंगली भालू आया है। लिव उसे भगाने की कोशिश करती है मगर चॉकलेट बार की खुशबू सूंघते हुए वो यहाँ तक आया। वो तो उसने खा ही लिया। फिर वो सैम की तरफ बढ़ने लगा। ये बात लिव को तो अच्छी नहीं लगती कि वो सैम को भी खा जाएगा। वो उसे आवाजें लगाती है, डराने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से चला जाए और वो चला गया। लिव को थोड़ी राहत मिलती है। वो अचानक पानी से नहीं निकलती, थोड़ा इंतजार करती है। जब उसे यकीन आ जाता है कि वो भालू चला गया, वो झील से बाहर आती है। ये देखकर उसे दुख होता है, गुस्सा भी आया था कि भालू उसका सारा खाना खा चुका है। फिर वो आराम से बैठ जाती है। पहले अपने बैग को अच्छी तरह से देखती है कि उसमें ऐसा क्या क्या है जिससे उसे मदद मिल सकती है। उसमें ग्लासेस थे, इयररिंग्स थे, डेंटल फ्लॉस, इसके अलावा उसका लैपटॉप, उसका चार्जर और बाकी यूज का सामान था। मगर उसमें संपर्क करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसमें लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स थे जो लिव संभाल के रखती है। इसके बाद वो सैम का बैग देखने लगी। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि असल में सैम और जॉर्ज स्मगलर्स थे। उनके बैग में पैसे थे ढेर सारे, उसी के साथ बॉटल्स में पैक मेडिकल ड्रग्स थी। यहाँ लिव को समझ आया कि क्यों सैम ये कह रहा था कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो ड्रग्स हाथ में लिए लिव फिर से अपनी यादों में खो जाती है। लिव को वो दिन याद आया जब वो हॉस्पिटल में थी। आग वाले हादसे में तो वो बच गई थी मगर उसने इतनी स्मोक इनहेल कर ली थी कि डॉक्टर्स को उसे बचाने में काफी मुश्किल पेश आई। होश में आने पर एक नर्स उसे बताती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि वो उस हादसे में बच गई। मगर साथ ही वो ये भी कहती है कि हर हादसा हादसा नहीं होता। इसका मतलब कि लिव ने शायद अपनी जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि उसके शरीर में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई थी। अब प्रेजेंट में लिव ये ड्रग्स नहीं ले सकती थी। ऐसा क्यों, ये आगे पता चलेगा। मगर अब यहाँ इस जंगल में लिव को जिंदा तो रहना है। जो भी उसके हाथ आए उससे काम चलाना होगा। सबसे पहले तो वो सैम की लाश जंगल में ले जाती है, उसे दफना देती है ताकि भालू या कोई और जानवर उसे खाए ना। अंत में वो उसके कब्र पर उसकी घड़ी वहां रख देती है। फिर से रात होने वाली थी। रात में ठंड होती है, उसे आग की सख्त जरूरत थी। वो सोचती है, फिर उसे ख्याल आता है कि सूरज की रोशनी उन ग्लासेस और पैसों की मदद से वो आग जला सकती है। इसलिए वो $100 के कुछ नोट्स वहां रख देती है। उस पर तेज रोशनी डालती है। कागज जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे आग तो मिल गई। आग को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी से कूदने लगी। वो लकड़ियां जमा कर दी है। आज रात वो यहाँ सुकून से तो रह सकती है। रात को उसे सैम की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि तुम इससे अपना पेट नहीं भर पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस छोटी सी रोशनी से तुम्हें कोई देख पाएगा? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तुम यहाँ अकेली हो। तुम्हारे पास खाना खत्म हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अगर तुम यहाँ रही तो तुम भी मेरी तरह मर जाओगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 का भी दी एंड। दोस्तों, ये कहानी कंटिन्यू है, जुड़े रहिए।